नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो परेशान करने वाले मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कैसे प्राकृतिक आपदाओं के बाद कुछ साइबर अपराधी लोगों की जो मजबूरी होती है, उनकी लाचारी का फायदा उठाते हैं, जी, धोखाधड़ी करते हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जैसे इलाकों से ये घटनाएं वहां हो रही हैं। जी, तो हमारा इरादा यह है कि समझें कि ये ठगी कैसे होती है, कौन है इनके निशाने पर ज्यादातर और इसका असर कितना, मतलब कितना गहरा है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे त्रासदी के क्षणों को, मुश्किल के वक्त को कुछ लोग अपने मुनाफे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसे तरीकों से जो लोगों के भरोसे का, उनकी मदद करने की इच्छा का सरासर गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये भरोसे वाली बात बहुत अहम है। स्रोतों से पता चल रहा है कि एक जो मुख्य तरीका है वो व्हाट्सएप पर फर्जी ब्लड स्लाइड्स भेजना है, मतलब खून की तत्काल जरूरत के झूठे मैसेज भेजना। हाँ, और ये उन परिवारों को निशाना बनाते हैं जिन्हें सच में खून की जरूरत होती है, खासकर मान लीजिए बच्चों के इलाज के लिए। हाँ, और ये बात बहुत चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि ये धोखाधड़ी आपदा के फौरन बाद, मतलब अगले ही दिन से शुरू हो जाती है, अक्सर दूसरे दिन से ही। दूसरे ही दिन से? इतनी जल्दी? जी हाँ, ये अपराधी क्या करते हैं कि पीड़ितों की असली तस्वीरें, असली वीडियो इस्तेमाल करते हैं, हाँ। ताकि लोग एकदम से भरोसा कर लें। अच्छा, असली तस्वीरें? हाँ, और जैसे ही कोई मदद के लिए ऑनलाइन पैसे भेजता है, उसके कुछ ही देर बाद उनके अकाउंट से और भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे वो भरोसे और जो मदद करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है, उसी को हथियार बना लेते हैं। और ये मामला सिर्फ खून की जरूरत वाले झूठे दावों तक ही नहीं रुका है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पढ़ा कि नकली चैरिटी ऐप और वेबसाइट बनाकर भी आम लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। हाँ, ये भी हो रहा है। एक स्रोत तो ये भी बताता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही कोई 20,000 से ज्यादा लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए गए। 20,000 लोग एक महीने में? ये तो बहुत बड़ा स्केल है। बहुत बड़ा। और एक और चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, वो ये कि महिलाएं, खासकर सरकारी पदों पर जो महिला अधिकारी हैं या व्यवसायी महिलाएं हैं, वो इन घोटालों का ज्यादा शिकार हो रही हैं। महिलाएं ज्यादा शिकार हो रही हैं? हाँ, एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि करीब 10 लाख महिलाओं के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है। 10 लाख? ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। क्या क्या स्रोतों से कुछ अंदाजा लगता है कि अपराधी महिलाओं को ज्यादा निशाना क्यों बना रहे हैं? स्रोत सीधे तौर पर तो वजह नहीं बताते, लेकिन ये पैटर्न शायद इशारा करता है कि अपराधी उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन पर शायद लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं, या जो मदद करने के लिए ज्यादा आगे आती हैं, ज्यादा तत्पर दिखती हैं, और अक्सर उन्हें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फंसाया जाता है। तो ये धोखाधड़ी मतलब हिमाचल, उत्तराखंड में जो आपदाएं आईं, बादल फटना, भूस्खलन, उसके नाम पर हुई है? हाँ, बिल्कुल। जिसे कुछ स्रोतों में बादल फाटे और मुश्किल भी कहा गया है। और बिहार के कुछ जिलों में भी? चैरिटी के नाम पर। जी हाँ, बिहार में चैरिटी के नाम पर। तो तरीके अलग अलग हैं और रकम भी, मतलब छोटी रकम से लेके 1 लाख रुपए तक की ठगी हुई है। तो जाहिर है ये सब बढ़ रहा है। क्या प्रशासन कुछ कर रहा है? कोई चेतावनी वगैरह? हाँ, इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जो संबंधित विभाग हैं, उन्होंने लोगों को सावधान रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चिंता की बात यह है कि ये साइबर गिरोह बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 1.5 महीने में ही 15 से 20 नए फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लिए गए। 1.5 महीने में 15-20 प्रोफाइल? हाँ, और लोगों से सोशल मीडिया, मोबाइल संदेश, ईमेल, कॉल, हर तरीके से संपर्क किया जा रहा है, आपदा राहत में मदद के बहाने। तो कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि आपदा के समय सिर्फ अपनी जान माल की फिजिकल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये अपराधी बहुत तेज हैं। ये लोगों की भावनाओं का, उनकी मदद करने की इच्छा का फायदा उठाते हैं। सही कहा। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने लायक है, वो ये है कि ये गिरोह कितनी तेजी से और कितने मुनज्जम तरीके से काम करते हैं। जैसे ही आपदा आती है, वो लगभग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये वाकई एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि कैसे संकट के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल कमजोर लोगों का शोषण करने के लिए किया जा सकता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम सब, मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी, भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को और अपने समाज को बेहतर तरीके से कैसे बचा सकते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।